नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप यहाँ पर देखने वाले हैं आरपीएफ जो कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसका रिव्यू, जो कि आपका ये 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। ठीक है, और इसमें आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये आपका 100% ऑथेंटिक आपका जो है वीडियो रहता है, जिसमें आपके क्वेश्चन होते हैं जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, और ये आपके द्वारा ही बताए गए प्रश्न होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोग पूरा वीडियो देखें और अंत तक जुड़ने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके द्वारा बताए गए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि होती है तो कृपया उसे सही करके जरूर कमेंट करने का प्रयास करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो वायसराय था वो कौन था, या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन से वायसराय के काल में हुआ था। इस तरह से दो क्वेश्चन, मतलब दो तरह से क्वेश्चन ये बताया है बच्चों ने कि नहीं भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने दोनों यहाँ पर रखने का काम कर दिया है। तो भैया वो कौन सा वायसराय था, वो था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय जो लॉर्ड डफरिन भारत के क्या थे, वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, और लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। और उसने क्या किया था कि भाई दिसंबर 1884 में लॉर्ड रिपन का स्थान लिया था, और उसे अपने समय से सबसे सफल राजनयिकों में से एक के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन था कि भाई गोवा की तटरेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, यानी कोंकण कोस्ट। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन था रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। भारत में जो रोलिंग योजना थी वो 1978 में शुरू की गई थी। रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मिर्डल द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई छठी योजना बनाई गई थी। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह था कि वे कैसे थे लचीले होते थे। सॉरी भाई, थोड़ा सा गले में जो है खराश टाइप की है, जुखाम टाइप का है, इस वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था तुज़्क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। जो तुज़्क ए बाबरी थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो तुज़्क ए बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है, और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं या किससे संबंधित है। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची किससे संबंधित, ऐसे भी क्वेश्चन आपके द्वारा बताया गया। तो भैया इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनको देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची जिसका आधिकारिक शीर्षक भाषाएं हैं, भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, ये 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2024 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक रूप से कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई है, तो वो है 8। ठीक है, 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई है। मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, जैसे हम कुचिपुड़ी भी कहते हैं, और ओडिसी, साथ में आपका सत्रिया और मोहिनी अट्टम भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि वह 1857 की क्रांति के बाद वायसराय ने क्या किया था, तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसे वायसराय कहा जाने लगा था, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। साथ ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रशासनिक, सैन्य और सामाजिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को अधिक मजबूत और भारतीयों को विद्रोह से दूर रखना।
अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि पेरिस 2024 से संबंधित था, कि ओलंपिक 2024 से, कि पेरिस 2024 ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते, जिसमें से 40 स्वर्ण यानी गोल्ड, 44 रजत यानी सिल्वर, 42 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जो थे पदक शामिल हैं। चीन ने कुल 91 पदक, 40 स्वर्ण, 27 रजत, 24 कांस्य के साथ दूसरे स्थान प्राप्त किया, जबकि जापान ने 45 पदक यानी 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, कि एक केंद्र शासित प्रदेशों से क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद के तरीके से, यानी इस तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ ने बताया कि भाई ऐसे क्वेश्चन था। एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो वह अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है भाई, यानी अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, कि 1857 की क्रांति पर अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, या शासन को अपने अधीन कर लिया या भारत को आज़ाद कर दिया, ऐसे मतलब एक क्वेश्चन था, प्रतिक्रिया से पूछा जाने वाला प्रश्न था। तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया और सेना का पुनर्गठन किया, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत भी कर दी थी। अगला प्रश्न था, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, तो भैया नाम से ही पता चल रहा है कौन थे, बाबर थे। बाबरनामा पुस्तक मुगल बादशाह बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है, जिसे उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी नाम से लिखा। अभी बात भी हुई थी तुजुक ए बाबरी की। अगला क्वेश्चन, दमन से गोवा तट के तट को क्या कहते हैं, गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, तो कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, दमन से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, जो उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न था, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का राजा कौन था, तो महाराजा जयाजी राव सिंधिया थे। ठीक है, भारत के पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था वो सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन था, छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो अनुसूचित जनजातियों को स्वायत्तता और स्वशासन के उपाय प्रदान करती है छठी अनुसूची। अगला प्रश्न, बजट 2024-25 से तक कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए रुपए का प्रावधान किया गया है, कितने का, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का। बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया था। अगर बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित था, कि 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में किसका शासन था, तो वो था कुंवर सिंह का। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में कुंवर सिंह का शासन था, जो बिहार के भोजपुर क्षेत्र थे और 1857 के विद्रोह के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे ये। अगला प्रश्न था कि भाई बच्चे की शिक्षा कौन सा अधिकार है, तो ये है मौलिक अधिकार। बच्चे की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न 18 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है, तो 21.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का 31.16% रहता है, यानी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 और ग्रामीण का है 68.84%। ठीक है, तो सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार और वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार। लेकिन हमारी जो है वीडियो बनाने की प्रतिक्रिया तभी सफल होगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट बनाए रखें और लगातार वीडियो आपके पास आते रहेंगे और आप तक ये सब चीज़ें पहुंचती रहेंगी, जिससे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में अपना फोकस बढ़ा सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और ये जो आपके पास प्रश्न आप देख रहे होते हैं, ये 100% ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं जो आपके द्वारा भेजे गए होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।